Hello guys, welcome to Chem Boost again. So today we will discuss alkenes lecture number 2. इस लेक्चर में बेसिकली हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें सबसे पहला मेथड हम देखने जा रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हम ये मेथड तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अंदर बहुत से ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स को आज हम सीखने जा रहे हैं। जैसे हम देखेंगे E1 रिएक्शंस यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस एंड E2 रिएक्शंस यानी एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। देन हम देखेंगे सेडजेफ रूल को। बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहला मेथड हम देखेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन पॉप अप होता है कि आखिर सर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स है क्या। तो ध्यान से सुनिए डियर, अगर हमारे पास किसी एल्काइल हैलाइड में से एडजेसेंट कार्बन एटम्स से हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएं, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मैकेनिज्म पार्ट को देखेंगे, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर द टाइमिंग इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स करने से मिलता क्या है। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो जब हम एल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो हमें फेयर टू गुड यील्ड मिलती है एल्कीन्स की। अब इसे करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसे हीट करते हैं या तो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे कि सोडियम इथोक्साइड हो गया, या फिर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसे हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हमें मिल जाती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड का, CH3 CH2 Br। ये है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। इसे हम ट्रीट करेंगे बाय कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हम इसे हीट करेंगे। ऐसे ट्रायंगल दिखा देते हैं हम। तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। कैसे बना ये, उसकी टेंशन मत लो, मैकेनिज्म में आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाने वाला है। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें, ये हमारे पास बना है इथाइलिन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन। इसे हम ट्रीट करेंगे KOH एल्कोहलिक, हीट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोपाइन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में निकल जाएगा KCl, साथ में आ जाएगा हमारे पास वाटर। अब यहाँ पे आपको थोड़ी और डेफिनेशन क्लियर होगी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स का रिमूवल। हाइड्रोजन हैलाइड्स बोले तो HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया।
तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स का रिमूवल कहाँ से? एल्काइल हैलाइड के एडजेसेंट कार्बन एटम से। उन्हें हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। यहाँ पर एडजेसेंट को अंडरलाइन करेंगे और एलिमेंट्स को अंडरलाइन करेंगे। जो बात मैंने आपको अभी बताई वही मैंने थियोरेटिकली यहाँ पर लिखी है। आइए एक बार ब्रीफ रीडिंग दे देते हैं। रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे HCl, HBr और HI फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ एन एल्काइल हैलाइड is called dehydrohallucination. It is carried out by heating an alkyl halide with a strong base such as sodium ethoxide NaOC2H5 or a concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide. एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड्स के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं और एल्कीन्स फॉर्म करते हैं। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल ब्रोमाइड का और इथाइलिन की फॉर्मेशन करवाई। अब हम उसको थोड़ा और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बाय मैकेनिज्म। देखिए, हमारे पास जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है एलिमिनेशन रिएक्शंस का। हमारे पास अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही टाइप्स को देखेंगे, E1 एंड E2। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे E2 रिएक्शन को, यानी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। देखिए डियर, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम करवाते हैं बाय E2 मैकेनिज्म। और जब हमने इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडीज़ को देखा तो वहाँ से हमें पता चला कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। उसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस की कंसंट्रेशन के। आप 12th में पढ़कर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सब चीज़ें फेमिलियर लग रही होंगी। यही सब बात मैंने यहाँ लिखी है। आइए एक ब्रीफ रीडिंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बाय E2 mechanism. According to kinetic studies of this reaction, the reaction follows second order kinetics, that is rate of the reaction is proportional to the concentration of both the alkyl halide and the base. तो हमने लिख दिया rate is directly proportional to the concentration of alkyl halide and base। इसका मतलब जो E2 रिएक्शन है ये 1 स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। आइए थोड़ा और डीप में चलते हैं। अब देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करते हैं एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम, या तो उसे हीट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस या उसे हम हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस से हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, जो ये CH सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो गया और एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया बिटवीन कार्बन कार्बन। और जो ये लिविंग ग्रुप है ये भी अपने डिपार्चर की तैयारी करने लगा और अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी ले जाना चाहा इसने। वो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो कार्बन हैलोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिनको हमने ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है। यहाँ पर इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, CH बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, ये न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया और ये लिविंग ग्रुप है ये अपने डिपार्चर की तैयारी करने लगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास फॉर्म हुई इथाइलिन, C डबल बॉन्ड C H H H और साथ में निकल गया वाटर। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास वहाँ पर
इथाइलिन फॉर्म हुई थी। और यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स भी रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसी को तो हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला था। क्लियर हुई डेफिनेशन थोड़ी और? अब ध्यान से सुनिए डियर, हमारे पास जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है एल्काइल हैलाइड्स की, वो हो रही है थ्रू कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो CH और CBr के बीच में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये तो ब्रेक हो रहे हैं, और हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास हम बोल रहे हैं कि जो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है एल्काइल हैलाइड्स की, ये हो रही है थ्रू कंसर्टेड मैकेनिज्म। आप इसको नोट करो, मैं आपको ये सब भी लिखवाता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे लिखेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर या नोट। जो भी आप लिखते हैं लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है एल्काइल हैलाइड्स की, वो होती है थ्रू कंसर्टेड मैकेनिज्म, मतलब बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है। प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन हैलोजन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स तो टूट रहे हैं और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है। ये सब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर हो रहे हैं। यही बात मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन की है। Dehydrohallucination of alkyl halides occur by concerted mechanism in which the carbon halogen and carbon hydrogen sigma bonds broken and carbon carbon pi bond is formed approximately at same time. Clear? सेकेंड पॉइंट ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ अमाउंट में फॉर्म होगा। जैसे कि प्रीवियस रिएक्शन में हमारे पास इथाइलिन फॉर्म हुई थी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ इथाइल अल्कोहल भी फॉर्म होगा, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। Elimination reactions are always accompanied by substitution reaction as well. In the previous reaction, along with ethylene, some ethyl alcohol substitution product is also formed. तो ये तो हमारे पास हो गए पॉइंट्स टू पॉन्डर। उसके बाद हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए डियर, हमारे पास जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो और इजीली हो जाती हैं जब हमारे पास डिपार्टिंग ग्रुप्स ट्रांस पोजीशन पर हो एज कंपेयर टू सिस पोजीशन। आपको पता है ट्रांसिस, ऑलरेडी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर कर चुके हैं। अब देखिए ये हमारे पास है ट्रांस टू ब्रोमो ब्यूटीन और ये है सिस टू ब्रोमो ब्यूटीन। क्या बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास डिपार्टिंग ग्रुप ट्रांस पोजीशन पर हो तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस और इजीली हो जाती हैं। वही सब कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। OH नेगेटिव ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ और ये भी बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांस है, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा और क्या निकलेगा, वाटर एंड माइनस Br नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर भी साथ ले रहा है। ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इसी तरीके से डियर यहाँ पर लिख देंगे, OH नेगेटिव करेंगे यहाँ पर, OH नेगेटिव। यहाँ पर इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ये यहाँ गए और ये हमारे पास डिपार्ट हो गया और यहाँ पर ये स्लो होगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा, -H2O एंड माइनस Br नेगेटिव। क्लियर हुआ? यहाँ पर भी इसको ऐसे कर लो, OH नेगेटिव। क्लियर? एक बार पूरी स्टोरी को मैं रिकैप कर रहा हूं। हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें सबसे पहला मेथड हम स्टडी कर रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन?
जब हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स रिमूव हों फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, उसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। करते कैसे हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं, या तो हम उसे ट्रीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे सोडियम इथोक्साइड, या हम क्या करते हैं उसे हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने उसकी मैकेनिज्म देखी। सबसे पहला हम देख रहे हैं एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। वहाँ पर हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को डीपली एनालाइज किया कि वो कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी देखा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलो, अभी हमने देखा E2 रिएक्शन यानी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। वहाँ पर हमने मैकेनिज्म से डिटेल में समझा कि किस तरीके से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके एल्कीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन को, और यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में। अब देखिए, जब हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं किसी एक आयनाइजिंग सॉल्वेंट में, तो हमारे पास उनमें से ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शंस दिखाते हैं और हमारे पास फॉर्म करते हैं एल्कीन्स। एग्जाम्पल के लिए, जब हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं अल्कोहल में, तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिखाकर आइसोब्यूटाइलिन की फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो देखिए, हमारे पास आयनाइजिंग सॉल्वेंट भी है और इसे हम हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है आइसोब्यूटाइलिन की। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये हमारे पास है आइसोब्यूटाइलिन। तो ये तो बात हो गई हमारे पास एग्जाम्पल की। देखिए, हमारे पास जो ये रिएक्शन है इसकी काइनेटिक स्टडीज़ हमारे पास ये रिवील करती हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के। यही बात हमने यहाँ लिखी है। स्टडीज ऑन दिस रिएक्शन show that it follows first order kinetics, that is the rate of reaction is proportional to the concentration of alkyl halide only। तो हमने लिख दिया rate is directly proportional to the concentration of alkyl halide। तो हमारे पास जो रेट ला है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के। इसका मतलब जो E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और वो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन। मैकेनिज्म में डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रखें, यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। आइए एक ब्रीफ रीडिंग कर लेते हैं। द रेट लॉ सजेस्ट दैट ओनली एल्काइल हैलाइड is taking part in rate determining step of the reaction. This means that E1 reaction is a 2-step process involving the intermediate formation of carbocations. Carbocations को आप यहाँ अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और समझते हैं E1 रिएक्शन और एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म को। तो चलिए, अभी हमने देखा कि जो E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। अब 1 बाय 1 हम
उन 2 स्टेप्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होती है एल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये स्टेप स्लो है तो इसी वजह से ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का। किस तरीके से देखिए, ये है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये इधर, और हमारे पास ये स्लो स्टेप है, स्लो, और क्या नाम है फर्स्ट स्टेप का, आयोनाइजेशन। और क्या फॉर्म होगा हमारे पास, कार्बोकैटायन, CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव। ये है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप में हमारे पास प्रोटॉन का रैपिड लॉस होता है और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये स्टेप फास्ट है तो इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। किस तरीके से वो देखिए, हमारे पास ये कार्बोकैटायन इधर, ये हमारे पास आ जाएगा इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज़ की, आइसोब्यूटाइलिन की, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या निकला है, प्रोटॉन। तो ये बात हो गई हमारे पास सेकंड स्टेप की। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप स्लो है तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का, और सेकंड स्टेप फास्ट है तो वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट ही नहीं करता। इसको हम समझते हैं डेली लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए कोई भी साइकिल की फैक्ट्री है जो साइकिल्स मैन्युफैक्चर करती है। अब हमारे पास साइकिल मैन्युफैक्चर होती है डिफरेंट पार्ट्स से। मान लीजिए हमारे पास जो साइकिल के टायर्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं 5 डेज़, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स हैं, मान लीजिए हैंडल्स हो गए, सीट कवर हो गए, सीट्स हो गई, बेल हो गई, उन्हें मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं 2 डेज़। तो हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस प्रोसेस का, प्रोसेस क्या है, साइकिल। तो मतलब जो साइकिल कितनी तेज बनेगी, कितनी आराम से बनेगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करते हैं स्लो पार्ट पर। क्योंकि हमारे पास फास्ट पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, फास्ट पार्ट्स तो हमारे पास 2 डेज़ में ही फिनिश हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो टायर्स बनाने की प्रोसेस है वो स्लो है, और वही ये बताएगी कि हमारे पास जो साइकिल बनेगी वो फास्ट बनेगी या स्लो बनेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जो स्लो स्टेप होगा वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का। फास्ट तो हमारे पास रिएक्शन के रेट को अफेक्ट ही नहीं करता। आई थिंक आप रिलेट आप कर पा रहे होंगे। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए अब हम इस पोजीशन में तो आ ही चुके हैं कि हम ये बता सकते हैं कि जो इवन रिएक्शन है वो कितना इजी तरीके से होगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना जल्दी वो बनना चाहेगा, मतलब उतनी जल्दी एलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहेगी। कौन सी, इवन रिएक्शन। और हमारे पास जो E2 रिएक्शंस थी वहाँ पर हमने उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेफरेंस को समझा था कि ट्रांस वाला काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन इवन रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटायंस इन्वॉल्व हैं जो कि अपने आप में प्लेनर केमिकल स्पीशीज हैं। और E2 रिएक्शंस की तरह इवन रिएक्शंस में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है और कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है अलोंग विद एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन। आगे चलकर पढ़ेंगे, फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें। और यही सब बात हमने यहाँ लिखी है। द ईज ऑफ इवन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन
And unlike E2 reactions, E1 reactions have no stereochemical preferences since these involve carbocations which are planar chemical species. However, like E2 reactions, E1 reactions are also accompanied by substitution SN1 reactions. ये याद रखिएगा, ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास E1 रिएक्शन यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जब हम एल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास एल्केन्स फॉर्म होती है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ केस इस तरीके से आया कि एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में फॉर्म हो रहा हो, तो ऐसे केस में हम किस एल्कीन को प्रेफर करेंगे? तो इस केस से निपटने के लिए हम यूज़ करते हैं सेडजेफ रूल का, या जिसे हम जेटसेव्स रूल भी बोल देते हैं। क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास प्रेफर्ड एल्कीन वो होगी जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। यही बात हमने यहाँ लिखी है। According to Sedgwick rule, in dehydrohallucination reactions, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. Example से समझते हैं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 2-ब्रोमोब्यूटेन का। अब यहाँ पर ये है हमारे पास अल्फा कार्बन जिसके साथ हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये है हमारे पास बीटा कार्बन। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बीटा कार्बन एटम्स है। अब एक केस तो क्या हो सकता है कि OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ये इधर, और ये लिविंग ग्रुप इधर से डिपार्ट करे। तो ये मान लीजिए ये हो गया वे नंबर 1। एक हमारे पास कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है, OH नेगेटिव आया, उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये यहाँ, और ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर गया। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे KOH एल्कोहलिक, साथ में हीट। तो जब हमने पाथ नंबर 1 को देखा कि यहाँ से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हुआ प्रोटॉन, तो एल्कीन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, साथ में निकल जाएगा KBr उसी तरीके से प्लस वाटर। अब मान लीजिए ये है पाथ नंबर 2। अगर कुछ इस तरीके से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास बनेगा CH3, यह है सेकंड, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, साथ में KBr प्लस H2O। ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन, और ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन। तो किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे सेडजेफ रूल की, जो क्या कहता है कि कौन सी एल्कीन प्रेफरेबल होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस में? वो एल्कीन प्रेफरेबल होगी जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अब देखिए ये है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और एक एल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम, एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम। तो किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं? 2 ब्यूटेन में। डेट्स वाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारे पास बनता है 80%, ये हमारे पास बनता है 20%। यहाँ पर क्लियर हुआ आपको? तो ये है हमारे पास सेडजेफ
रूल। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं। तो चलिए नोट लगाएंगे। अभी हमने देखा कि कौन सी एल्किन प्रेफरेबल होगी। वो एल्किन प्रेफरेबल होगी जो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। तो कई बार हमारे पास मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो आपको पता है ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है सिस आइसोमर से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा कि जो ट्रांस एल्कीन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी सिस एल्कीन से, और वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा E1 एंड E2 रिएक्शंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2-ब्रोमोपेंटेन का। अल्फ़ा बीटा बीटा अगर यहाँ से जाए तो हमारे पास सीधा सा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3 यानी 1 पेंटीन। ये हमारे पास बनता है 31%। अब मान लीजिए यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी? ट्रांस वाली। तो वही हम यहाँ बना देते हैं CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H CH3 H। ये कौन सी है हमारे पास? ट्रांस 2 पेंटीन। ट्रांस 2 पेंटीन। और दूसरा सिस वाला भी, सिस वाला हम दिखा देते हैं CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 प्लस में लिखेंगे इसे H और साथ में हमारे पास प्लस में इसे भी लिखेंगे। ये हमारे पास है सिस 2 पेंटीन। ओब्वियसली बात है ट्रांस की परसेंटेज ज़्यादा होगी। ये हमारे पास होती है 51% और ये हमारे पास होती है 18%। तो आप इसे याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ट्रांस एल्कीन ज़्यादा फॉर्म हो रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें सबसे पहला मेथड हमने देखा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को सीखा कि हमारे पास E2 रिएक्शंस क्या होती हैं, उसको मैकेनिज्म के थ्रू समझा। E1 रिएक्शंस क्या होती हैं, उसको मैकेनिज्म के थ्रू समझा। उसके बाद हमने सेट्ज़ेफ रूल को देखा और उसके बाद उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।